एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण या कीमत का संतुलन बिंदु कौन सा होगा कि जहां पर एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत को निर्धारित करेगा। तो इसको जानने के लिए हमें एकाधिकार में कीमत उत्पादन संतुलन को पढ़ना पड़ेगा। तो जो कीमत उत्पादन संतुलन है, इसी को दूसरे नाम से पुकारा जाता है कि एकाधिकार में कीमत का निर्धारण। तो जो एकाधिकारी होता है उसका मकसद होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। एकाधिकारी का मकसद क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। और जो एकाधिकारी होता है वो बाजार में अपनी वस्तु का अकेला बेचने वाला होता है। कोई भी अन्य उत्पादक उसकी जैसी वस्तु नहीं बनाता है। तो ऐसी स्थिति होती है एकाधिकार की, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोली। तो एकाधिकारी कब संतुलन की अवस्था में होगा? यह अपनी वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित करेगा। तो पहले बता चुका हूं कि जो एकाधिकारी है उसका मकसद या उद्देश्य है अधिक से अधिक लाभ कमाना, इसलिए तो वह वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो यहां पर आता है हमारे पास कि एकाधिकारी का जो कीमत उत्पादन संतुलन है कि अल्पकाल में कैसे होगा और दीर्घकाल में कैसा होगा। तो आज हम अल्पकाल में भी जानेंगे और दीर्घकाल में भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्पकाल में एकाधिकारी कहां पर संतुलन की अवस्था में होगा, यह या वह अपनी वस्तु की कितनी कीमत तय करेगा कि जिससे उसको लाभ हो। तो पहला जो मेथड था वह था टीआर और टीसी मेथड कि कुल आय और कुल लागत विधि, उसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज यह दूसरा मेथड है कि अल्पकाल में एकाधिकारी कहां पर संतुलन की अवस्था में होगा। तो दूसरा जो मेथड है, तरीका है, उसे कहते हैं सीमांत विश्लेषण रीति, या इंग्लिश में कहते हैं इसको मार्जिनल अप्रोच। तो जो टीआर और टीसी मेथड था जो हमने आपको पहले पढ़ाया, उसकी तुलना में जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वह एकाधिकारी के संतुलन के लिए इस रीति का इस्तेमाल करते हैं। ये रीति उससे ज्यादा बेटर मानी जाती है। और इस रीति में हम क्या करेंगे कि एकाधिकारी संतुलन की अवस्था में है कि नहीं है, इसके लिए हम बहुत सारे कर्व्स का यूज करेंगे, अर्थात वक्रों के द्वारा जानेंगे कि कहां पर वो संतुलन की अवस्था में है, कहां पर नहीं है, कहां पर उसको घाटा हो रहा है। तो कौन कौन से वक्रों के द्वारा हम जानेंगे कि एकाधिकारी की कौन सी पोजीशन है। तो उसमें कौन कौन से वक्र हम यूज करेंगे? औसत आय वक्र AR याद रखना है। दूसरा है सीमांत आय वक्र MR मार्जिनल रेवेन्यू। तीसरा औसत लागत वक्र AC एवरेज कॉस्ट कर्व। और चौथा है सीमांत लागत वक्र या उसको कहेंगे MC अर्थात मार्जिनल कॉस्ट। तो 1 2 3 4 इन 4 वक्रों की सहायता से हम यहां पर जानेंगे कि एकाधिकारी कहां पर संतुलन की अवस्था में होगा या अपनी वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित करेगा। ओके, या तो बात तक क्लियर हो गई। तो ये चारों चीजें आपने याद करनी है, क्योंकि AR MR AC MC ये लिखा रहता है। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया और यहाँ इंग्लिश में लिख दिया, तो इंग्लिश में भी याद करना है और हिंदी में भी उसको जान लेना है, क्योंकि हमें आगे जब वक्र भी बनाएंगे तो उसमें हमें AR लिखना पड़ेगा, MR लिखना पड़ेगा। हिंदी में नाम लिखना लंबा होता है, इसलिए छोटा AR शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कि इस सीमांत विश्लेषण रीति या ये विभिन्न आगम और जो लागत वक्र हैं, इसके द्वारा एकाधिकारी अल्पकाल में, अभी मैं अल्पकाल पढ़ा रहा हूं, दीर्घकाल बाद में पढ़ाया जाएगा, कि अल्पकाल में कब क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो इसकी कुछ शर्तें बताई गई हैं। तो पहली शर्त क्या है कि MR बराबर MC होनी चाहिए। पहली शर्त है कि MR अर्थात यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू की सीमांत आय बराबर सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए।
पहली शर्त यह है, अर्थात माना कि एम आर यदि पैसे में निकालें तो एम आर है यदि 19 रुपया, ठीक है, की वस्तु को बेचने से प्राप्त हो रहा है 19 रुपया, और मार्जिनल कॉस्ट और उसकी कॉस्ट भी बनाने की कितनी आ रही है 19 रुपया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ओके, कि एम आर और एम सी, माना कि एम आर क्या है 19 रुपया और एम सी क्या है 19 रुपया, तभी तो बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, पहली शर्त है, इसको याद रखना है। दूसरी शर्त है कि एम सी वक्र कर्व एम आर वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। जो एम सी कर्व है मार्जिनल कॉस्ट का या सीमांत लागत का वक्र है, क्योंकि सीमांत लागत यहां पे लिखा है एम सी, यहां से देख सकते हैं आप। तो एम सी वक्र क्या करेगा, एम आर वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटेगा। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। इन वक्रों की सहायता से एकाधिकारी कहां पर संतुलन की अवस्था में होगा, इन कर्वों की हमें जरूरत पड़ेगी, और संतुलन की शर्तें मैंने यहां पे आपको बता दी। अब आगे बात करते हैं कि जो एकाधिकारी है, जो कि अकेला उत्पादक होता है मार्केट के अंदर, अपनी वस्तु को बेचने वाला, उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसे हमेशा ही लाभ हो। मार्केट में जितनी वस्तुएं बेच रहा है उसे हमेशा ही लाभ हो। तो यदि वो बाजार में वस्तुओं को बेचता है एकाधिकारी, तो उसको 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। देखिए क्या क्या स्थिति हो सकती है उसकी। पहली, असामान्य लाभ, अर्थात जो वस्तु वह बेच रहा है उससे उसको ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या बेनिफिट उसको होगा। पहली स्थिति ये हो सकती है कि जहां पर उसको असामान्य लाभ होगा, कि खर्चा कम होगा, लागत कम आएगी, और जो बेचने से पैसा मिलेगा वो ज्यादा होगा। दूसरा क्या होगा, सामान्य लाभ होगा, ये नहीं होगा तो ये भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा वो असामान्य लाभ ही प्राप्त कर रहा है, कभी उसकी स्थिति ऐसी बनेगी कि वो सामान्य लाभ तक पहुंच जाएगा, ठीक है, जिसे कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ में क्या होगा कि जितने में वस्तु बनाई जा रही है लागत जितनी है और उतनी में बिक रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सामान्य लाभ की स्थिति होगी, अर्थात इसे कहते हैं जीरो प्रॉफिट, शून्य लाभ की स्थिति होगी यहां पे। और तीसरी स्थिति होगी हानि, लॉस होगा यहां पर, अर्थात लागत आएगी ज्यादा और जिस वस्तु को बेचेगा उससे पैसा मिलेगा कम। तो इस प्रकार से एकाधिकारी यदि अपनी वस्तु को बेचता है तो वह इन 3 स्थितियों से होकर गुजरता है या गुजर सकता है, ओके। अब पहला हम जानेंगे कि असामान्य लाभ की स्थिति उसको कब प्राप्त होगी, एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में। तो इसको हमने क्या करना है, रेखा चित्र के माध्यम से समझना है, क्योंकि वो सारे वक्र मैं आपको 4 लिख चुका हूं। तो पहला यहां पे देखिए, हमें रेखा चित्र बनाने के लिए हमने ये 2 क्या करने हैं, एक्सिस ड्रॉ करने हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। इस अक्ष का जो पूरा टाइटल होगा वो होगा निर्गत, आउटपुट, निर्गत या उत्पादन की मात्रा भी कहते हैं। और इस पर हम दिखाएंगे, इस पे दिखाएंगे हम लागत, ठीक है। लागत के साथ साथ हमारी इस पर कीमत भी आएगी कि एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत कितना तय करेगा कि जिससे कि उसको फायदा हो, क्योंकि हर कोई काम ये वस्तु क्यों बनाता है, प्रोडक्शन क्यों करता है, उत्पादन लाभ कमाने के लिए, सबको पैसा चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं असामान्य लाभ की स्थिति का रेखा चित्र। यहाँ पे नंबर 1 लिख लेता हूं कि यह है असामान्य लाभ, कि जब उसको असामान्य लाभ मिलेगा, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो कब होगा, तो एकाधिकार के अंतर्गत आपने सीधे क्या करना है, यहां पर एक वक्र ड्रॉ करना है और इस पे लिखना है ए आर और कोष्टक में लिख देंगे डिमांड, क्योंकि यह एकाधिकारी का मांग वक्र भी होता है कि जिस पर कि वह वस्तु को बेचता है, ओके। इसके नीचे एक लाइन और आती है इससे, और नीचे इसके नीचे लिखेंगे एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय, और ये हो गई औसत आय। ये 2 लाइनें आपने खींचनी है, और ये डाउन की तरफ, अर्थात नीचे की ओर गिरती हुई होती है। अभी नीचे की ओर क्यों गिरती हैं,
इसके लिए आपको हमारा पुराना लेक्चर देखना होगा कि एकाधिकार किसे कहते हैं, उसमें सारा आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं असामान्य लाभ की स्थिति। तो दो वक्र तो हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिए। हमेशा जो ए आर वक्र होगा उसके नीचे एम आर वक्र होगा, ये ध्यान रखना है। ए आर के नीचे हमेशा एम आर वक्र होगा, अर्थात सीमांत आय का वक्र नीचे होगा और औसत आय का वक्र ऊपर होगा। इतनी बात क्लियर रखनी है, दोनों चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पे देखना है, ये कह रहा है कि एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक एम सी वक्र को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ से और एक वक्र ऐसा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इधर से, ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ नीचे लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रखिए तो ज़्यादा ठीक लगेगा। और इस पर लिख देंगे हम एस एम सी। एस एम सी का मीनिंग है, क्योंकि सॉल्ट रन, क्योंकि हम अल्पकाल के बारे में बता रहे हैं तो एस लगा दीजिए अल्पकाल के लिए। ठीक है, सॉल्ट रन या सॉल्ट पीरियड भी कहते हैं। तो एस एम सी, सॉल्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, अल्पकालीन सीमांत लागत। तो क्या कहा गया है कि जो एम सी वक्र है इस एम आर वक्र को नीचे से, अर्थात यहाँ से गया और ये नीचे से इसने इसको यहाँ पे काटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो यहाँ बताया जा रहा है एम आर और एम सी दोनों बराबर हो गए, अर्थात दोनों रेखाएं आपस में मिल चुकी हैं, ये दोनों बराबर हो गई। जो दो शर्तें हैं यहाँ पर पूरी हो रही हैं। और यहाँ पर लिख देंगे हम ई, और ई जो होगा यह एकाधिकारी का साम्य का बिंदु होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, संतुलन का यहाँ पर बिंदु होगा। और उसके बाद हम यहाँ से एक रेखा नीचे खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्यू। क्यू फॉर होता क्वांटिटी, कि वह कितना निर्गत का या कितना आउटपुट पैदा कर रहा है या बेच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई पर, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लिख देंगे यहाँ पे ई पर साम्य का बिंदु। साम्य का बिंदु कहाँ पर होगा कि जहां पर एम आर बराबर एम सी होगा और एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। इस प्रकार से एक वक्र आप ऊपर को बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि एकाधिकारी यहां से लेकर यहां तक जब क्या करता है, संतुलन का बिंदु है, तो ओ क्यू वस्तु का उत्पादन करता है। तो संतुलन का बिंदु तो ये है, लेकिन वह इसे ऊपर लाइन ऊपर मिलानी है यहाँ। ठीक है, तो वह कीमत कहाँ निर्धारित करेगा कि जहां पर ए लाइन ऊपर खींचते हुए ए आर को क्या करेगी, टच करेगी, छुएगी। ओके, यहाँ पे हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। ओके, यहाँ पे लिख दिया हमने, जैसे एम लिख दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पर एम करने के बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने एच, तो वो यहाँ पर संतुलन का बिंदु है। तो कि जहां पर कि एम सी वक्र एम आर को नीचे से काट रहा है, दूसरा दोनों बराबर हो गया, लेकिन कीमत यहाँ तय नहीं होगी, कीमत यहाँ पर तय होगी। कितनी कीमत तय होगी, ओ क्यू का उत्पादन करने पर ओ एम के बराबर, अर्थात एम कीमत तय होगी, ये यहाँ से लेकर एस कीमत तय होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर रखना है यार। ओके, अब इसको भूल जाना है, ये एम सी और एम आर क्या होता है। अब एकाधिकारी या जो फर्म है वो लाभ की स्थिति में है या नहीं है, इसके लिए जानने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखा जाएगा कि हमारा ए आर और हमारा ए सी की स्थिति क्या है, ये देखी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ए आर तो ऑलरेडी खींचा हुआ है, अभी हमने ए सी कर्व खींचना है। ओके, अब यदि यहां पर, इसको मिटा देता हूं, ए आर ग्रेटर देन ए सी, अर्थात ए आर ग्रेटर देन ए सी, अर्थात ए आर एवरेज रेवेन्यू, औसत आय यदि सीमांत लागत से अधिक होगी तो जो एकाधिकारी है उसको जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा असामान्य लाभ। ठीक है, कैसे मिलेगा, यहाँ पे अंकों में लिख लेते हैं कि वस्तु की प्राप्त होने वाली इनकम है, उसको प्राप्त हो रही है कितनी, प्रति इकाई आय प्राप्त हो रही है उसको औसत आय 150 रुपया, और खर्चा आ रहा है उसका मात्र कितना, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपये वस्तु को बनाने में खर्च हो रहा है, लागत है, एवरेज कॉस्ट कितनी है, 100 रुपया, और ए आर कितना है, 150 रुपया। तो 150 रुपये में 100 घटा दीजिए, तो इसका मीनिंग हो गया कि 50 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। तो इसे कहेंगे
असामान्य लाभ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसे कहेंगे। अब इसको रेखा चित्र पे कैसे लेना है, सीधी सी बात है। अब आपने क्या करना है, यहां से आप क्या करिए, यूं करके और यहां से और यूं करके यहां पर एक वक्र खींच दीजिए, उसके आगे लिख दीजिए SAC। इसका मीनिंग क्या हो गया, SAC सॉल्ट रन एवरेज कॉस्ट। एस सब पे लगाना आपने इन पे, और AC तो है एवरेज कॉस्ट, तो अल्पकालीन औसत लागत। ओके, अब देखिए अल्पकालीन औसत लागत क्या है, यहां पर है, यहाँ पे भी हम एक पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम लिख दिया हमने N, और इसको यहां मिला देते हैं और इस पे लिख दिया R। अब वह लाभ की स्थिति में है या नहीं है, यहाँ पे तो मैंने बता दिया आपको। अब तुलना किससे करनी है, आपने वक्र की आपने करनी है इस वाले से, SAC, अर्थात SAC औसत लागत से तुलना करनी है इसकी औसत आय से। तो यहाँ पे देखना है कि जो औसत आय की रेखा है ये ऊपर है M बिंदु पर, ठीक है, और लागत की जो रेखा है वो N है, अर्थात लागत की रेखा जब नीचे रही, कौन सी लागत की रेखा से ज्ञात करना है, SAC, देन AR से जानेंगे कि वो लाभ की स्थिति में है कि नहीं है, इसको छोड़ देना है। अब इसका मतलब पूरा हो चुका है पहले में ही, तो इसका डिफरेंस देखना है। अब देखिए लागत की रेखा यदि नीचे रहती है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि लागत कम है वस्तु को बनाने में, जबकि ऊपर यहां पर M पर प्रति इकाई जो आय है AR, एवरेज रेवेन्यू, बहुत ज्यादा है। तो इसका मीनिंग हो गया कि वह लाभ हो रहा है उसको, क्योंकि लागत की रेखा नीचे है, ठीक है, और ऊपर औसत आय की रेखा है। तो जब लागत की रेखा नीचे रहेगी, AR से नीचे, और AR ऊपर रहेगा, तो उसको लाभ होगा, ठीक है। और कौन सा लाभ होगा, यही वाला लाभ होगा। तो लाभ कितना हो रहा है उसको, इतनी क्वांटिटी को बेचकर जो उसका लाभ होगा, वो लाभ होगा ये वाला पूरा क्षेत्र, ठीक है, ये जो हमारा बॉक्स बन गया आयताकार, इतना इसको लाभ की प्राप्ति होगी। अब लाभ की प्राप्ति कितनी होगी, क्योंकि उसको कीमत ज्यादा मिल रही है, कीमत अर्थात वस्तु को बेचकर उसको कीमत ज्यादा मिल रही है, तो यहाँ पर M कीमत निर्धारित करेगा, ओके, या S कीमत, या मान लीजिए इतनी कीमत निर्धारित करेगा, ठीक है, जबकि लागत इतनी है, वस्तु को बनाने में लागत इतनी है, तो इसका मतलब लागत कम है और वस्तु बिक्री है ज्यादा में। माना कि जैसे हमने बताया कि वस्तु बिक रही है 150 रुपए में और लागत आ रही 100 रुपए, तो 50 रुपए का उसको फायदा हो गया, ओके। तो इस प्रकार से इसका जो लाभ का क्षेत्र होगा, किसका, एकाधिकारी का, इसका हो जाएगा RN और MS, ठीक है, ये इसका लाभ का क्षेत्र हो गया, RN और MS। तो ये हो गया असामान्य लाभ की स्थिति, ठीक है। एक अधिकारी यहां पर लाभ ज्यादा ले रहा है, इसको लागत की तुलना, अर्थात कहने का यदि सिंपल सी बात देखें तो हम क्या कहेंगे कि लागत अर्थात SAC कम है, अर्थात अल्पकालीन औसत लागत कम है, और यहाँ पे देखेंगे जो आय है वह ज्यादा ऊपर है, ये नीचे है। तो ध्यान रखना है कि इनके दोनों का अंतर देखेंगे हम, किसका, AR का और AC का। तो AR की रेखा ऊपर, तो ऊपर का मतलब क्या है, ज्यादा, तो ज्यादा में आय, और यदि लागत के नीचे रेखा नीचे रहती है तो इसका मतलब है कि लागत कम, ठीक है, और आय ज्यादा, ओके। तो लाभ को जानने के लिए किसका अंतर देखना है, आपने देखना है अंतर किसका, AR का, और ये SAC का अंतर देखना है, ठीक है। तो यदि नीचे है और ये ऊपर है तो ये लाभ की स्थिति, इतना इसको लाभ मिल गया, इतनी बात तो क्लियर हो गई। ये हो गया पहले असामान्य लाभ का। अब दूसरा जो रेखा चित्र हमारा बनेगा वो बनेगा ये वाला सामान्य लाभ का, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, पहले इसको यहीं पे समझ लेते हैं। यहाँ पे रेखा चित्र सेम ही बनेगा, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा Y रहेगा, यहाँ पे O रहेगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट निर्गत रहेगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादन की मात्रा भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सेम वही लागत ऑब्लिक क्या रहेगा, कीमत रहेगा, कि कितनी कीमत वो तय करेगा जिससे उसको फायदा हो। फिर इसी प्रकार से हम दो क्या करेंगे, दो गिरती हुई रेखाएं
होंगी, एक होगा हमारा MR और हमारा यहाँ पर होगा AR। ये एकाधिकारी का मांग वक्र भी होता है कि जिस पर वह वस्तु को प्रति इकाई के हिसाब से बेचने का काम करता है और उसके बाद उसको औसत आय की प्राप्ति होती है। अब फिर वही शर्त आ गई कि MR बराबर MC कम होगा, MC होना चाहिए और ये जो रेखा चित्र बनेंगे 1 2 3 इन तीनों में ये चीज आ गई, ठीक है, इसलिए एक ही बार बता दिया। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ से एक MC कर्व इस प्रकार से ऊपर को खींचना है और ये हो जाएगा SMC, ठीक है। MC आप S लगा देंगे शॉर्ट रन के लिए, अल्पकाल के लिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट काट रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो नीचे से ऊपर की ओर काट रहा है, यहाँ ऊपर से, यहाँ से नहीं काटेगा, यहाँ से काटेगा, नीचे से ही घुटेगा और ऊपर को काटते हुए निकल जाए, इस पे, इससे कोई मतलब नहीं इसका। तो यहाँ पर देखिए कि MC और AR दोनों बराबर हो गई, ठीक है, और नीचे से भी काट दिया तो संतुलन की शर्त पूरी हो गई और इसको नीचे खींच दीजिए। तो OQ मात्रा का जो उत्पादन करेगा, तो ठीक है, यहाँ पर साम्य का बिंदु होगा, संतुलन का बिंदु होगा, जहां पर कि MR और MC दोनों क्या है, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो दोनों शर्तें जो आप लिखी यहाँ पूरी हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब वो कीमत कहाँ पर तय करेगा, कीमत यहाँ थोड़ी तय करेगा, कीमत तो इसके अनुसार चलेगा, इस रेखा को ऊपर बढ़ाना है और यहाँ पर इसको करना है, ठीक है। और हमने लिख दिया M कि यहाँ पर ये M है, ठीक है। और इधर इसी के हिसाब से चलते हमने यहाँ S लिखा है, तो लो जी S लिख दिया। तो यहाँ पर जो कीमत होगी तय करेगा वो कितना, OM या यहाँ से लेकर OS के बराबर कीमत तय करेगा, ओके। अब इसमें हमने अभी एक लाइन और खींचनी है, एक कर्व और खींचना है और वो खींचना है एवरेज कॉस्ट का, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। तो आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है सामान्य लाभ, अर्थात उसको न यहाँ पर घाटा होगा और न लाभ होगा, तो और आय दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये औसत लागत का वक्र इस बिंदु पर टच करना है और इसको बराबर इसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है जी, और इस पर लिख दीजिए सॉल्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से लागे नीचे को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये लागत AC और AR दोनों बराबर हो गए, ठीक है, दोनों बराबर हो गए, अर्थात क्या कहते हैं कि हमारा AR रुपए में ले लेते हैं कि 11 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। कॉस्ट कितनी आ रही है, ये एवरेज कॉस्ट को देखना है, कितनी आ रही है, 11 रुपये आ रही है। तो 11 में से 11 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा उसको जीरो प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर उसको क्या होगा, जीरो प्रॉफिट, ना उसको लाभ हो रहा है ना घाटा हो रहा है। 11 रुपया वस्तु को बेचने से उसकी प्रति इकाई उसको प्राप्त हो रही है और प्रति इकाई लागत भी 11 रुपये है। तो 11 में से 11 हो गया जीरो, लेकिन हमने रेखा चित्र पे समझना है, यहाँ पे इसको ऊपर से एवरेज कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे, और यार की रेखा यहाँ पे टच हो गई और मात्रा वही रहेगी, अर्थात उत्पादन उतना ही हो रहा है, उत्पादन इतना ही हो रहा है, ओके। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो यहाँ पे कुल लाभ कितना होगा, देखिए OQ। अब ये इसके लाभ को देखते हैं यहाँ पे कितना लिखने के लिए कि OQ और SM, ठीक है, और माइनस करना है इसमें से, ठीक है, सेम हुई, इसमें माइनस हो जाएगा कि OQSM। तो जब हम इसको इससे घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो प्राप्त होगा लाभ, ये हो गया शून्य लाभ, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे इसको शून्य लाभ हो गया, ठीक है। और इधर वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है, असामान्य लाभ और सामान्य लाभ मिल रहा है, क्योंकि लागत की तुलना में पैसा ज्यादा बना रहा है। तो ये सामान्य लाभ की स्थिति हो गई, नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है। इसलिए इसको सामान्य लाभ कहते हैं या इसको शून्य लाभ भी कहा जाता है। अब तीसरा आता है हमारे पास हानि, कि एकाधिकारी, ऐसा जरूरी नहीं है, वह तीनों स्थिति से गुजर सकता है, डिपेंड करता है कि जिस वस्तु को वह बना रहा है उसकी बाजार में मांग कितनी है, उसके खरीदार कितने हैं। यदि डिमांड ठीक ठाक चलती रही तो ये वाला होगा,
असामान्य लाभ मिलेगा। यदि डिमांड गिरती है तो सामान्य लाभ तक पहुंचेगा, और यदि उसकी डिमांड और नीचे गिर जाती है, लोग उसकी वस्तु को कम खरीदते हैं, तो उसको हानि का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अल्पकाल की बात कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा अल्पकाल में पढ़ाया जा रहा है। तो अगला जो हमारा रेखा चित्र बनेगा वो बनेगा किसका? लॉस का। किसका बनेगा? हानि का। हानि का अर्थात एकाधिकारी को हानि की स्थिति कब प्राप्त होगी। रेखा चित्र सेम ही बनेगा। तो तीसरा नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो तीसरा नंबर बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? सेम 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे वाई, यहाँ पर हमारी लागत वाई अक्ष पर और कीमत आ जाएगी। ओके, और यहाँ पर हमारा निर्गत या इंग्लिश में उसको कहते हैं आउटपुट या उत्पादन की मात्रा यहाँ पर दर्शाई जाएगी। अब सेम एकाधिकार में क्या होता है कि जो हमारा ए आर वक्र होता है इस प्रकार से नीचे गिरता हुआ होता है, और ये क्या होता है? डिमांड कर्व भी कहते हैं इसको, फर्म का डिमांड वक्र भी होता है। इसके ठीक नीचे एम आर होता है, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि ए आर के नीचे एम आर होगा। ओके, अब बात करते हैं कि कहाँ पे संतुलन की अवस्था में, यही शर्तें याद रखनी है कि इतना बराबर होना चाहिए, और एम सी वक्र, क्योंकि अभी एम सी वक्र हम खींचेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वक्र क्या करेगा, इससे यहाँ नीचे से यहाँ से ऊपर की ओर काटेगा, और ये हो गया एस एम सी। ओके, तो इसने इसको यहाँ पर काट दिया एक, और दूसरा ये दोनों बराबर, अर्थात दोनों रेखाएं आपस में मिल गई तो ये दोनों बराबर हो गई, तो ये हो गया हमारा ई पॉइंट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये हो गया संतुलन की मात्रा, और उत्पादन हो रहा है कहाँ से लेकर? ओ से लेकर क्यू, ओ से लेकर क्यू का उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पर ये साम्य का बिंदु है। इसका बिंदु है साम्य, यह संतुलन का बिंदु है। साम्य बिंदु, साम्य बिंदु हो जाएगा कौन सा वाला? ए वाला, ई पॉइंट वाला। अब एकाधिकारी अपनी वस्तु का अर्थात इतना जो क्वांटिटी वह क्या कर रहा है? बेच रहा है या उत्पादन कर रहा है। तो जब संतुलन यहाँ पे होगा तो कीमत कहाँ पे निर्धारित करेगा? तो कीमत उसकी कहाँ होगी? ठीक है, यहाँ ऊपर ही होगी, अर्थात ए आर के बराबर ही वो कीमत निर्धारित करेगा। तो इसको ले जाते हैं यहाँ। ठीक है, अब वह कीमत यदि निर्धारित करता है, यहाँ पे लिख दिया हमने एम, ओके जी, और यहाँ पे लिख दिया हमने आर। ओके, तो वह कीमत यहाँ पर निर्धारित करेगा जब वह इतनी मात्रा का उत्पादन करेगा या इतनी ओ आर कीमत तय करेगा। लेकिन यहाँ पर वह लाभ की स्थिति में है या घाटे की स्थिति में है, हम बात पहले कर रहे हैं कि हानि की स्थिति में हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे हम अभी उसका कि ए सी कितना है और ए आर कितना है, इन दोनों की तुलना करनी है तीनों रेखा चित्रों के अंदर। ठीक है, यदि ए सी क्या है उसकी, ए सी माना कि 12 रुपया है। ठीक है, और ए आर उसकी क्या है? 15 रुपया है। तो ऐसे में क्या होगा? यदि ए सी क्या है? 12 रुपया है, और ए आर है, तो ये तो फायदे की स्थिति हो गई कि कॉस्ट कम है, और एवरेज रेवेन्यू बेचने से उसको आय ज्यादा प्राप्त हो रही है, तो ये तो लाभ की स्थिति होगी। लेकिन हमने घाटे की स्थिति दिखानी है, तो घाटे की स्थिति को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मानाबाद एसी कितनी लागत कितनी आ रही है? लागत आ रही है मानाबाद 15 रुपया, और उसके बाद ए आर कितना प्राप्त हो रहा है? ए आर प्राप्त हो रहा है 8 रुपया। तो 15 में से ठीक है 8 घटा दीजिए, तो उसको 7 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, कि 7 रुपये का उसको घाटा हो रहा है कि 15 रुपया एवरेज कॉस्ट, वस्तु को बनाने की लागत, प्रति इकाई लागत एक वस्तु को बनाने की 15 रुपया, और बिक रही है 8 रुपये में, कम में बिक रही है। तो 15 में से 8 गया, अर्थात 15 में से 8 गया, 7 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या देखा जाना है आपने? इन दो सभी में ये देखना है, ए आर और ए सी के बीच का डिफरेंस या अंतर को हमने देखना है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ए आर है, ठीक है, वो क्या है? लेस देन ए सी है, अर्थात ए सी से कम है, लागत ज्यादा है, और ए आर अर्थात एवरेज रेवेन्यू कम है। तो ये हानि की स्थिति को दर्शाएगा। अब आपने क्या करना है? अब हानि हम पहले बता चुका है कि ए आर और ए सी का हमने क्या करना है? तुलना करनी है। तो अब हानि की स्थिति में ए आर की रेखा तो ये है, इसलिए इसको ऊपर ले जाएंगे आप। ठीक है, और लो जी, ये हो गया हमारा एस ए सी। अब देखिए,
अब ये रेखा, ये ए आर रेखा कि जो वस्तु को बेचने से उसको प्राप्त हो रही है, यहाँ पर यदि इतनी क्वांटिटी का इस्तेमाल करता है, उसने प्राइस किया एम या आर, लेकिन इसको और ऊपर बढ़ाइए, यहाँ बढ़ा दिया हमने, ठीक है। एम की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया एन, और इसकी जगह हम इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने एस। अब देखिए यहाँ पर कीमत तो यहाँ पर ये है, क्वांटिटी वही है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। प्राइस लिखा ले रहा है ओ से लेकर आर तक या क्यू से लेकर एम तक, ठीक है। लेकिन लागत बढ़ गई है उसकी इतनी, यहां से लेकर एम से लेकर एन तक या आर से लेकर एस तक उसकी लागत है। तो लागत की रेखा कहां चली गई? ऊपर। और आई की रेखा जो ए आर है वो नीचे आ गई है यहां पे एम पॉइंट पर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वस्तु को बनाने की लागत ज्यादा और बेचने पर पैसा मिल रहा है कम, जो हम यहां बताए आपको अंकों में। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा ये इसका हानि का क्षेत्र होगा, ठीक है। इसको मिल रहा है यहाँ पे हानि। अब हानि क्यों हो रही है उसको? हानि इसलिए हो रही है क्योंकि बाजार में उसकी वस्तु की मांग कम हो चुकी है। जो एकाधिकारी है उसकी वस्तु की मांग कम हो चुकी है, वस्तुएं कम बिक रही हैं, इसलिए उसको घाटा हो रहा है। पहले तो वो क्या कर रहा था, पहले उसको असामान्य लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ उसको, फिर वो सामान्य लाभ तक पहुंचा, फिर उसकी डिमांड गिर गई, वो हानि में पहुंच गया। तो हानि का क्षेत्र कितना हो गया उसका? ए वाला आर एम। हानि का क्षेत्र हो जाएगा इसका, हानि हानि कहाँ होगी, कितनी होगी उसको? हानि हो जाएगी आर एम, आर एम और एन एस, ये इसका हानि का क्षेत्र है, ठीक है। तो आप इसको काला भी कर सकते हैं, तो जिससे कि पता लग जाएगी हानि कितनी हो रही है उसको। अब बात आगे करते हैं कि यहाँ पर उसको हानि हो रही है तो क्या वो उत्पादन कार्य बंद कर देगा? कि जो प्रोडक्शन वो कर रहा है, जितना उसने बड़ा प्लांट लगा रखा है, माना उसका टीवी का प्लांट है और वो एकाधिकारी वही टीवी बनाता है, तो क्या वह अल्पकाल में देखता है कि उसको हानि हो रही है तो प्लांट बंद कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो मशीनें हैं, भूमि भवन, जितना उसने अरबों रुपए खर्च कर रखा है और उसको आशा है कि भविष्य में हो सकता है कि अभी तो डिमांड गिर चुकी है, तो आने वाले समय में यदि डिमांड बढ़ती है, उसको आशा है कि डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में नजर रख रहा है, तो वो क्या करेगा? हानि उठाते हुए भी क्या करेगा? उत्पादन को जारी रखेगा, उत्पादन को जारी रखेगा। लेकिन उसको एक लागत प्राप्त होनी चाहिए और उस लागत का नाम है एवीसी। इसे कहते हैं औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक है। और इसके आगे यदि एस लगा दिया जाए तो हो गया शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लाइन कहां से जाएगी? आपको यहां से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। यहां से इसको ड्रॉ करेंगे और यहीं पे खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। और इस पे लिख देंगे एस ए बी सी। ये विभिन्न प्रकार की लागतें हैं। अब यहाँ पे चला गया मानाबाद, यहाँ पे ओके। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से गया ये, यहाँ पे मिलाते हैं। और यहाँ पर कौन सा पॉइंट आता है? यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आता है वह टी पॉइंट आता है यहाँ पर, ठीक है। और आर से नीचे कोई भी अंक लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया हमने सी, ओके। तो क्या एकाधिकारी पहले बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको हानि इतनी हो रही है, तो क्या वो प्लांट को बंद कर देगा? हमने बता दिया कि भविष्य में एकदम प्लांट बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने अरबों रुपए उस पर लगा रखे हैं, तो बंद नहीं करेगा। वो देखेगा कि यदि उसको ये ए भी सी अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत इतने उत्पादन की प्राप्त होती रहे, ठीक है, तो उत्पादन जारी रखेगा, उत्पादन करेगा, ओके। लेकिन यदि इससे नीचे और आता है, वो यदि औसत परिवर्तन लागत भी नहीं उठा पाता हो, थोड़ा थोड़ा उत्पादन तो चलेगा ही, नहीं से सारी मशीनें, जितना कारखाना सब बंद पड़ा रहेगा तो सारा नुकसान हो जाएगा। तो कुछ कुछ उत्पादन जो करेगा तो उतनी लागत उसको कुछ ना कुछ प्राप्त होनी चाहिए, स्थिर लागत सहित। और ये जो हमने एबीसी लिखी है इसको मिलाते हुए भले कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्राप्त होना चाहिए। तो यदि वो एस ये वाली एस ए बी सी उसको प्राप्त होती रहे तो वह उत्पादन जारी रखेगा, ठीक है। लेकिन ये एबीसी और नीचे डाउन जाती है,
नीचे डाउन जाती है तो तब वह उत्पादन क्या कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि तब उसको किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, कब, शॉर्ट रन में, अल्पकाल में। तो इस प्रकार से आपने ये दो चीजें तो करनी है, लेकिन लाभ और लागत की जो गणना की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, देखा जा रहा है कि AC कर्व और दूसरा AR कर्व को देखा जा रहा है। लाभ की स्थिति कब होगी कि यदि फर्म असामान्य लाभ प्राप्त करे, हम दोनों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति में दिखा देता हूं। पहली स्थिति में असामान्य लाभ कब होगा, जब AR ग्रेटर देन AC होगा, अर्थात यहां पर औसत आय ज्यादा होगी और उसको बनाने की लागत कम होगी, तो उसको फायदा होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति कि जब क्या होगा, AR बराबर AC होगा, तो यहां पर होगी सामान्य लाभ की स्थिति, अर्थात आय भी उतनी और वस्तु को बनाने की कीमत भी उतनी, तो दोनों घटा देंगे 0। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है यदि एवरेज रेवेन्यू, उसको औसत आय उसको प्राप्त होती है कम और उसकी लागत आती है ज्यादा, ऐसा एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन AR, तो ये तीसरा हो जाएगा उसका क्षेत्र, हानि का क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला और ये वाला तो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन लाभ की गणना करने के लिए, सामान्य लाभ की गणना करने के लिए या हानि की गणना करने के लिए हमको इन पे नजर डालना है। ठीक है, इन पे नजर डालना है।